जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सहित दो सरकारी बैंकों का निजीकरण हो रहा है। मोदी जी देश को 9वीं बार संबोधित कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की अवस्था, इन सब पर आज बात करेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने फरवरी में अपना बजट रखा था। उसी समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों बैंकों का निजीकरण करने का संकल्प किया था। वो संकल्प मोदी जी पूरा करने वाले हैं। उसके साथ बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक का लगे हाथ निजीकरण करना है। निजीकरण का मतलब यह है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र में बेच रही है। निजी क्षेत्र में लेवाल दुकानें तो अंबानी, अदानी, मित्तल के पास है। कुल सरकारी बैंकों में 8 लाख कर्मचारी है। अब जिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है, उन 4 बैंकों के 2.25 लाख कर्मचारी कार्यरत है और वह भी धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएंगे। जिन निजी बैंकों का सरकारी क्षेत्र में रूपांतर इंदिरा गांधी के समय किया गया, उनका फिर से निजीकरण हो रहा है। देश के फाइनेंशियल सेक्टर में 19 जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े कमर्शियल प्राइवेट बैंकों का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने का ऐलान किया था। इसमें 14 बैंकों में कुल बैंक को डिपॉजिट 85% था और जमा था। हो इंदिरा सरकार ने बैंकिंग कंपनियों का अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतर अध्यादेश पारित कर यह फैसला लिया था। अब यही जानते हैं कि यह फैसला क्यों लिया था। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1955 तक, यानी महज 8 साल में 361 छोटे बड़े बैंक फेल हो गए थे। इन बैंकों की ओर से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कोई मदद नहीं जा रही थी। खासतौर सरकार को जरूरी योजनाओं को लागू करने के लिए बैंकों की मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में सरकार ने आर्थिक स्थिरता, जमा पूंजी की सुरक्षा को ध्यान रखने के लिए यह फैसला लिया था। वास्तव में निर्णय की वजह से शुरुआती दिनों में इन सरकारी बैंकों का फायदा सवर्णों को बड़ा हुआ। तो कैसे हुआ? तो सवर्ण कर्मचारी, अधिकारी उस बैंकों में नौकरी पा रहे थे। एससी एसटी को इसका थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा। पिछड़ों को तो 1992 के बाद मंडल कमीशन लागू होने पर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। फिर भी इन सरकारी बैंकों के संचालक मंडल में सवर्णों का हिस्सा आज तक बड़े पैमाने पे है। आज आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसी निजी बैंकों के संचालक मंडल, कर्मचारी, अधिकारी, इसमें सवर्णों का वर्चस्व है। एससी एसटी ओबीसी के लोग वहां बाबूगिरी या सफाई कर्मचारी का महान कार्य करते हैं। इसमें मुसलमानों का, ईसाई का नाम कतई नहीं जोड़ सकते। निजी क्षेत्र की यह नई मार्केट स्मृति है, मनुस्मृति में विलीन है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 125 साल पहले कहते थे कि शुद्रा तो शूद्रों के वास्तविक शत्रु शेठजी और भट्टजी है, यानी पूंजीपति ब्राह्मण वर्ग है। निजीकरण का ठिकरा केवल मोदी जी पर हम फोड़ नहीं सकते। मोदी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। उनके नए आलीशान बंगले के पास हमारा थोड़ा फ्लैट है। निजीकरण की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा हुई थी। गैट करार पर साइन करने के बाद यह निजीकरण की शुरुआत हुई। बहुजनों की हिस्सेदारी कांग्रेस और भाजपा जैसी मनुवादी पार्टियों के सवर्णों ने बटोरी। इसमें बहुजन समाज के लोग बेगाने शादी में नाचते हुए दिखाई देते हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। मोदी जी सवर्ण नहीं है, सवर्णों के इशारे पे वो काम करते हैं। एक गोविंदा की फिल्म आई थी, राजा बाबू। ये राजा बाबू अनपढ़ था। उसे वकील, डॉक्टर जैसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। अपने बाप का मेहनत का पैसा आए दिन उड़ाता था। हमेशा अपने बाप को, यानी कादर खान से झूठ बोलकर पैसे लेता था। संजोगवश से देश के हालात देखकर आंखों के सामने वही राजा बाबू पिक्चर सामने आ रही है। जब राजा बाबू सच बोलता था तो उसका बाप यकीन नहीं करता था। वैसे यकीन तो लोग मोदी जी का भी नहीं कर रहे। मोदी जी ने कल फिर से कोरोना के पहले लॉकडाउन के बाद
9वीं बार देश से मुखातिब हुए। 8 PM वाले प्रधानमंत्री जब जब देश को मुखातिब करते थे तो नोटबंदी, लॉकडाउन जैसी तुगलकी फरमान जारी करने में देशवासियों का बड़ा नुकसान करते थे। बाद में मोदी जी को देश के सामने जब मुखातिब होना था तो चैनलों और सोशल मीडिया पर आते थे तो लोग डर जाते थे। इसलिए मोदी जी ने समय हर बार बदल दिया और अलग अलग समय रखते थे, मगर पुरानी बोतल में वही शराब पिलाने के लिए नागरिकों को मजबूर करते थे। इस बार मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा करने के लिए आए। देश में कई मेडिकल साइंस की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टरों को उन वैक्सीन में कौन कौन से कंटेंट है इसकी जानकारी चाहिए। इसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया। जितनी ज़्यादा जागरूकता पैदा होगी उतने लोग सवाल पूछने वाले हैं। मोदी जी ने एक और घोषणा की, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। ऐसी घोषणा तो पिछले लॉकडाउन के समय भी उन्होंने की थी। जब संसद में कितने लोगों को अनाज बांटा इसके आंकड़े भी पूछे तो आंकड़ों का जवाब नहीं मिला। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही उनके राज्य में होम डिलीवरी राशन बांटने के लिए फैसला ले रहे थे, तो केंद्र सरकार ने उस फैसले को टाल दिया। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर करारा तमाचा जड़ दिया। उन्होंने कहा, पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त देने का निर्णय है, इसमें बड़ा एक राज छिपा है। 2011 में सैंपल सर्वे हुआ था, सेन गुप्ता कमेटी का एक डिसीजन आया था। उसमें उन्होंने बताया था कि देश में 83 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर है। आज मोदी जी देश को संबोधित करते हुए 131 करोड़ लोगों के सामने कबूल कर रहे हैं कि यह देश 80 करोड़ लोगों का भूखमरी का देश है, हमने कगार पर पहुंचा दिया है। यही बेहाली तो शिक्षा व्यवस्था में भी है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा किए सर्वे में 2021 की सबसे अच्छी एशियाई 100 विश्वविद्यालय की सूची जारी की। इसमें भारत के केवल 3 शिक्षा संस्थानों को जगह मिली। इसमें बेंगलुरु विज्ञान संस्था, IIT रोपड़, IIT इंदौर की जगह मिली। पिछले साल के सर्वे में 36वां स्थान प्राप्त करने वाला बेंगलुरु विज्ञान संस्था 37वें स्थान पर पहुंचा। ये हमारे देश की शिक्षा की प्रगति है। सारे तरफ से बुरे हाल चल रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी शिक्षा के प्रति मराठी में संदेश देते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली। यानी विद्या नहीं है तो विवेक बुद्धि जाती है, विवेक बुद्धि नहीं तो नीति का आकलन नहीं हो सकता है। नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले। नीति का आकलन नहीं तो प्रगति नहीं होती, और प्रगति नहीं होती वित्त भी नहीं होता। वित्त विना शूद्र खसले, एवढे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले। वित्त के सिवा इस देश के शूद्र SC ST OBC खत्म हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इतना बड़ा अनर्थ अविद्या के वजह से हो रहा है और आने वाले समय में और होगा, क्योंकि देश बदल रहा है। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।